हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 24 से 23 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 24 बताता है हमें बचे हुए उत्तरजीवी के बारे में कि जहाँ पर अंतरण स्पष्ट न हो तो वहाँ पर किन्हें मिलेगा, जो बचे रह गए हैं जी उत्तरजीवी उनको मिलता है। तो अगर हम सेक्शन 24 देखें तो यदि कोई अंतरण इस प्रकार किया जाए कि अंतरित कौन है और यह तो स्पष्ट न हो परंतु संपत्ति किसी को अवश्य मिलेगी, यह निश्चित हो। मतलब ये अंतरित तो कि स्पष्ट नहीं है कौन होगा, लेकिन संपत्ति अवश्य ही किसी को मिलनी है, यह स्पष्ट हो। तो उदाहरण स्वरूप कोई संपत्ति ए को जीवन भर के लिए और उसके बाद बी तथा सी दोनों में से जीवित बचा रहे, बी या सी में से जो भी बचा रहे उसे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है पूर्ववर्ती शर्त। ये वे शर्तें होती हैं जिन्हें संपत्ति में हित प्राप्त करने के पूर्व ही पूरा करना होगा। ठीक है, यानी कि कुछ शर्त होती हैं जिन्हें हित प्राप्त करने से पहले पूरा करना होता है, वरना वह पूरी नहीं होंगी तो हित नहीं मिलेगा। तो इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले है पूर्ववर्ती शर्तों के अवैध या शून्य हो जाने की दशा में संपूर्ण अंतरण ही प्रभावहीन हो जाता है। यदि शर्त ही पूरी नहीं की है तो अंतरण भी शून्य में प्रभावहीन हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ये शर्तें अंतरण की अग्रगामी मानी जाती है और संभव हित बिना उनकी पूर्ति के अंतरित में निहित नहीं होता है। ठीक है। और इन शर्तों के वैध होने की स्थिति में इनकी सार्थ पूर्ति पर्याप्त मानी जाती है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह ही शर्तों की पूर्ति की जाए, उसका कुछ भाग भी कर दिया है, कुछ कंडीशंस भी मान ली है तो भी वे शर्तें मानी जाएंगी, पूर्ति पर्याप्त मानी जाएगी। ठीक है, सार्थ पूर्ति। हम देखते हैं सशर्त या अनुबंधित अंतरण यानी कंडीशनल ट्रांसफर, जो कि सेक्शन 25 बताता है। तो जब संविदा करने में सक्षम किसी अंतरण या संपत्ति का स्वामी किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति या अन्य को किसी शर्त के अंतर्गत अंतरित करता है तो उसे सशर्त अंतरण कहते हैं। इस प्रकार के अंतरण में अंतरित पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती शर्तों के पूरी होने के बाद ही संपत्ति प्राप्त करता है। मतलब ये कि कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं इसमें, और यदि उसने वो कंडीशंस नहीं पूरी की हैं, मतलब ये कि उसे कंडीशंस पूरी करने से पहले कोई भी अंतरण नहीं मिलेगा, कोई भी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्राप्त नहीं होगी। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार यदि हम देखें तो संपत्ति के सशर्त अंतरण के मामले में रखी गई शर्तें पूर्ति की असंभव होने या विधि द्वारा निषिद्ध होने या शर्त के कपटपूर्ण होने या विधि के उपबंधों को विफल करने वाली शर्त या शर्त में किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति की क्षति, अंतर्निहित होने या शर्त के लोकनीति के विरुद्ध होने आदि की स्थिति में शर्त पर निर्भरहित निष्फल हो जाता है। मतलब कि ये कि जो कंडीशंस हैं वैलिड होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोकहित के विरुद्ध है, या मतलब शरीर या किसी के शरीर या संपत्ति की उसमें क्षति अंतर्निहित है, तो इस तरह की शर्तें शून्य होंगी। तो ऐसा शर्त अंतरण का जो अंतरण होता है वो शून्य होता है। और नेक्स्ट है 26 हम देखें तो प्रभावी शर्त की बात करता है। तो अधिनियम के धारा 26 के अंतर्गत प्रभावी शर्तों की पूर्ति के बारे में विवरण देती है। इसके अनुसार जहां संपत्ति अंतरण के निबंधन ऐसी कोई शर्त आरोपित करते हैं जिसके पूरा हो जाने के बाद ही कोई व्यक्ति उस संपत्ति में हित प्राप्त करेगा, वहाँ यदि उस शर्त का सार्थ पालन कर दिया गया है तो ये समझा जाएगा कि शर्त पूरी कर दी गई है। मतलब कि ये पहले प्रभावी कंडीशन, मतलब जो पहले शर्त लगाई गई है कि पहले शर्त को पूरा करो तब ही जो अंतरण होगा वो कंप्लीट माना जाएगा। तो पहले शर्त को पूरा करना पड़ेगा तभी अंतरण माना जाएगा। तो इसका एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि यदि ए ने 5,000 रुपये बी को इस शर्त के साथ अंतरित किया कि वह सी, डी और एफ की सम्मति से विवाह करेगा। आगे चलकर ए डी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ए और डी की मृत्यु हो जाती है। सी और एफ की सहमति से बी विवाह करता है। यहाँ यह समझा जाएगा कि बी ने शर्त पूरी कर दी है। यहाँ यदि बी विवाह करने के पश्चात सम्मति प्राप्त करता है तो ये मान जाएगा कि बी ने शर्त पूरी नहीं की है। मतलब ये कि विवाह करने से पहले शर्तें पूरी करनी होंगी। अब हम देख लेते हैं कुछ समस्याप्रद प्रश्न हैं उनके। सब्सटेंशियल कंप्लायंस, सार्थ अनुपालन। ठीक है, तो सब इसमें क्या होता है, सार्थ अनुपालन क्या है? तो ये पूर्ण अनुपालन माना जाता है। जो सार्थ है मतलब थोड़ा बहुत भी कर दिया तो पूर्ण माना जाएगा अनुपालन।
शर्त अनुपालन का तात्पर्य पूर्ण अनुपालन से है, अर्थात यदि किसी पूर्वगामी शर्त को अधिकतम संभव स्थिति तक पूरा कर लिया जाए, मतलब अधिकतम कर लिया गया है, कुछ ही छूटा है, तो पूर्ण अनुपालन मान लिया जाएगा। और पूर्वगामी शर्त को अक्षर से पूरा करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अधिनियम की धारा 27 शीघ्रता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्वक व्ययन के विफल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेक्शन 27 कहता है वो सशर्त अंतरण के ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्वक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में, ये बता रहा है कि जो पूर्व में कोई व्ययन कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उसके निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में जो अंतरण होता है वो सफल होता है। तो इसका एक उदाहरण से समझेंगे हम। कोई संपत्ति ए कोई शर्त पर अंतरित की जाती है कि वह 2005 की IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, यानी कि IAS की जो परीक्षा होगी उसमें यदि वह उत्तीर्ण होगा, अन्यथा वही हित बी को प्राप्त होगा। या तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, नहीं तो फिर वो बी को चला जाएगा। यदि वो निष्फल हो जाता है परीक्षा सफल करने में, पास करने में, ठीक है, असफल हो जाता है, तो उसने कंडीशन लगा दी यदि आप पास नहीं होते हो तो आप ये अंतरण बी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो IAS की परीक्षा में ही बैठ नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में बी के पक्ष में हित तो शीघ्र परिवर्तनीय हो जाएगा और ए की असफलता पर संपत्ति तुरंत ही बी को मिल जाएगी। उसे संपत्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, मतलब तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसका एक एक्सेप्शन है धारा 27 का। तो धारा 27 का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें पक्षियों का आशय स्पष्ट हो कि पश्चातवर्ती अंतरण पूर्व अंतरण के ढंग विशेष में विफल होने पर ही परिवर्तनीय होगा, अन्यथा नहीं। ऐसे मामलों में घटना का ढंग अधिक प्रमुख होता है और हित का परिवर्तन इसी पर आधारित होता है। तो किन मामलों में ये लागू नहीं होगा? जिनमें पक्षियों का आशय स्पष्ट हो, मतलब उनकी इंटेंशन ही क्लियर हो, तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 27। और यह है कि पश्चातवर्ती अंतरण पूर्व अंतरण के ढंग विशेष में विफल होने पर परिवर्तनीय होगा, अन्यथा नहीं। ऐसे मामलों में घटना का ढंग अधिक प्रमुख होता है और हित का परिवर्तन इसी पर आधारित होता है, मतलब घटना का ढंग क्या था ये देखा जाता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 28। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन, यानी सशर्त परिसीमाओं का सिद्धांत पर आधारित है। सेक्शन 28 ये कहता है इसके अनुसार किसी भी सशर्त अंतरण में शर्तों का अनुपालन या तो पूर्ववर्ती हो सकता है या पश्चातवर्ती या संपार्श्ववर्ती या तो सशर्त परिसीमाओं के रूप में हो सकता है। सशर्त परिसीमा वस्तुतः पश्चातवर्ती शर्त ही होती है जिसका अनुपालन तथा वैधता भी यथावत निर्धारित होती है। इन शर्तों के द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत अंतरित हित के विफल होने की स्थिति में अंतरित हित प्रत्यावर्तित होकर अंतरणकर्ता के पास न जाकर मूल अंतरण के अनुसार ही किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को हो जाता है। तो परिसीमाएं ऐसी व्यवस्था होती हैं जो किसी हित या संपदा का सृजन करती हैं, या दो प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी परिसीमाएं? एक तो प्रत्यक्ष और एक अभिसमापेयी परिसीमाएं। तो इसमें हित का आकार निश्चित होता है, किसमें? प्रत्यक्ष में। और अर्थात एक को 10 साल या जीवन भर के लिए हित का अंतरण होता है, ठीक है। और समापेयी जो परिसीमाएं होती हैं, इसमें प्रत्यक्ष परिसीमा वाले मामलों में कुछ ऐसी घटनाओं का विवरण होता है जिनसे यह पता चलता है कि सृजित हित प्रत्यक्ष सीमा के द्वारा निर्धारित अवधि के बीच भी समाप्त हो जाएगा यदि निर्दिष्ट घटना घटित हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष परिसीमा वाले मामलों में कुछ ऐसी घटनाओं का विवरण होता है जो अभी समापेय होता है, इनसे यह पता चलता है कि सृजित हित प्रत्यक्ष सीमा के द्वारा निर्धारित अवधि के बीच में भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बीच में भी समाप्त किया जा सकता है और ये निर्दिष्ट घटना घटित हो जाएगी। एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन या सशर्त परिसीमाओं का सिद्धांत दो अंग्रेजी वाद से लिया गया है। एक तो डैन बनाम स्लेटर और है एलिस बनाम एलिस, ठीक है। और सशर्त परिसीमाओं के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हित निहित होने के बावजूद भी इससे अलग कर दिया जाता है तथा किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं उत्तरभाव्य शर्त, सेक्शन 29। इसका संबंध पश्चातवर्ती शर्त से है, ठीक है। और अधिनियम की धारा 29 उत्तरभाव्य शर्त की पूर्ति के बारे में बताती है। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन जो लगाई जाती है वो बाद में लगाई जाती है, यानी ट्रांसफ़र होने के बाद की कंडीशन होती है। और इसके अनुसार पश्चातवर्ती शर्त का पूर्ण पालन होना चाहिए। यदि शर्तों के पालन के बाद किसी प्रकार की असंभवता हो जाती है तो निहित संपत्ति में बना रहेगा।
अब इसके कुछ समस्याप्रद प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पर प्रश्न है, अक्षरशः अनुपालन अंतरण की किस शर्त में आवश्यक है? तो पश्चातवर्ती शर्त का 100% पालन, ठीक है। अक्षरशः अनुपालन। पूर्ववर्ती, इसकी हम व्याख्या देखें, पूर्ववर्ती शर्तों में जिस प्रकार सार्थ अनुपालन की बात कही गई है उसी प्रकार उत्तरवर्ती या पश्चातवर्ती शर्तों में अक्षरशः अनुपालन को अनिवार्य माना गया है ताकि निहित हित का शीघ्र संपहरण न हो सके। अक्षरशः अनुपालन का तात्पर्य पश्चातवर्ती शर्त का 100% पालन किया जाना है। अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि पश्चातवर्ती अंतरण शून्य शर्त के परिणाम स्वरूप शून्य है तो पूर्व का किया हुआ अंतरण उससे प्रभावित रहेगा। निम्न शर्तों को अवधि मान्य माना गया है। तो असंभव शर्त, मतलब जो संभव ही ना हो, या फिर अवैध हो, इलीगल हो, या फिर अधिक दूरवर्ती शर्त हो जो पूरी ना की जा सके। अधिनियम की धारा 14 में निहित शाश्वतता के सिद्धांत के विरुद्ध शर्त, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 31। अधिनियम की धारा 31 में ऐसी शर्तों का उल्लेख किया गया है जो किसी विनिर्दिष्ट घटना से संबंधित है जिसके घटित होने या न होने की स्थिति में अंतरण प्रभावी नहीं रहेगा, किंतु यह बंद धारा 12 के उपबंधों के अधीन है। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार पूर्ववर्ती शर्त धारा 25 के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जो धारा 32 है वो कहती है कि धारा 25 के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए कोई भी कंडीशन, जो पूर्ववर्ती शर्त है। यदि पूर्ववर्ती शर्त अमान्य है तो इस स्थिति में अंतरण भी अमान्य होगा, परंतु उसका पश्चातवर्ती शर्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शर्त पूरा करने का समय क्या है? तो अधिनियम की धारा 33 शर्त पूरा करने के समय को बताती है और इस धारा का संबंध ऐसी परिस्थिति से है जिसमें कोई शर्त या घटना दी गई है और इसी प्रकार की संपत्ति का कोई अंतरण आधारित हो, परंतु इस बात की चर्चा अंतरण में न हो कि वह शर्त कब पूरी की जाए या घटना किस समय घटित हो। उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु धारा 33 दो बातें रखती है जो इस प्रकार है। एक तो ये, जब शर्त को पूरा करना संभव बना दिया गया हो, जब शर्त को पूरा करना अनिश्चित अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया हो, ठीक है।